ठीक है, तो हम लोग अब आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग का सेंटर ऑफ मास में है स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम, यानी कि अगर हम लोग पहले भी ये सब चीजें करे हैं, लेकिन अभी हम लोग सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देखेंगे कैसे हम लोग सेंटर ऑफ मास को कंसीडर करते हुए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे सिचुएशन एक्सप्लेन करते हैं पहले कि लेट से कि हमारे पास एक स्प्रिंग से ऐसे दोनों एंड्स पे दो ब्लॉक्स कनेक्टेड हैं। ठीक है, एक ब्लॉक वाले के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, दो ब्लॉक्स इसे कनेक्टेड होंगे। लेट से कि इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। ये फिलहाल जो है अपने नेचुरल लेंथ L0 में है। ठीक है, L0 को क्या बोल रहे हैं हम? नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग है L0। अब अगर हम इस स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं या फिर एक्सटेंड करेंगे, तो क्या होगा? जैसे कि अगर हम लेट से कि हम इस स्प्रिंग को ऐसे दोनों तरफ से कंप्रेस कुछ कर दिए, यानी कि अब नया लोकेशन ऐसा हो गया, ऐसा उनकी M1 है, ये M2 है। हमने इससे इसको इधर x1 कंप्रेस करा, इधर x2 कंप्रेस करा। ठीक है, हम यहाँ पे बोल रहे हैं x0 यानी कि टोटल कंप्रेशन, जो कि है x1 प्लस x2। ठीक है, x0 क्या है? तो टोटल कंप्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि अगर हम लोग इस स्प्रिंग को ऐसे कंप्रेस कर दिए, अब हम छोड़ेंगे तो क्या होगा? यानी कि कंप्रेस्ड एंड रिलीज्ड, यानी कि इसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि कंप्रेस्ड है एंड रिलीज्ड। अगर हम इसको इस पोजीशन से छोड़ेंगे तो क्या होगा? ठीक है, इस सिचुएशन को सबसे पहले एनालाइज करना है, फिर कैसे हम लोग न्यूमेरिकली अप्रोच करेंगे वो सब चीज बात की बात है, लेकिन होगा क्या ये बात समझना पहले जरूरी है। कि अगर हम इस स्प्रिंग को दोनों तरफ से कंप्रेस किए हैं, लेट से कि हम कंप्रेशन जो है वो दोनों तरफ बराबर नहीं है, बराबर भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम बराबर नहीं ले रहे हैं, जनरल केस ले रहे हैं। तो एक तरफ से x1 कंप्रेस है, एक तरफ से x2 कंप्रेस्ड। अब अगर हम इसको कंप्रेस करके छोड़ते हैं तो क्या हो? ठीक है, तो फिलहाल हम इसके सेंटर ऑफ मास की बात करें। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास इसका पहले यहाँ था, अभी यहाँ कहीं होगा। ठीक है, यानी हम दोनों को धीरे धीरे कंप्रेस कर रहे हैं, तो हम स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हैं, दोनों में हम ऐसे कंप्रेस कर रहे हैं कि दोनों तरफ से बराबर स्लोली स्लोली हम कंप्रेस करें। ठीक है, यानी कि हम इसको डिस्प्लेस नहीं कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास को हम मूव नहीं कर रहे हैं, ऐसा हम डिस्प्लेस करके हम छोड़ दी। ठीक है, अब अगर हम इसको रिलीज कर रहे हैं तो क्या होगा? ठीक है, ये सिचुएशन है, इसके बाद हम रिलीज कर रहे हैं, उसके बाद की सिचुएशन को हमको समझना है। तो अगर हम रिलीज करेंगे, सरफेस फ्रिक्शनलेस है, तो यहाँ पे दोनों ब्लॉक्स पे सिर्फ स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा, दोनों पे kx लग रहा होगा, यानी कि जितना कंप्रेशन होगा x, उतना ही दोनों पे बाहर की तरफ स्प्रिंग लग रहा होगा। स्प्रिंग के दोनों एंड पे फोर्स सेम ही लगता है, तो दोनों पे सेम फोर्स लग रहा होगा। अगर हम उसको इंटरनल बोले तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, कैंसल आउट हो जाएगा, यानी कि इंटरनल फोर्स है वो जीरो है। यानी कि स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे हम अगर इसको सिस्टम मानते हैं तो इंटरनल फोर्स हो गया, और इंटरनल से हम लोग ज्यादा कुछ करते हैं नहीं। तो अगर हम इसको यहाँ से रिलीज करते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स हमको कुछ भी दिख नहीं रहा है, तो उसका सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं रहेगा, सेंटर ऑफ मास में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, यानी कि सेंटर ऑफ मास पहले जहां है वहीं अभी भी है। ठीक है, ये जो ब्लॉक है फिर से इस पोजीशन पे आएगा। ठीक है, ब्लॉक जो है फिर से ऐसा एक्सपेंड करेगा, लेकिन अब अगर एक्सपेंड कर रहा होगा तो दोनों के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होंगे इस डायरेक्शन में, यानी कि इसके पास कुछ v1 वेलोसिटी होगा, इसके पास कुछ v2 वेलोसिटी होगा। क्लियर है? क्योंकि हम कंप्रेस करके छोड़े हैं तो ऐसा नहीं होगा कि वो नेचुरल लेंथ पे जाके रुक जाएगा, क्योंकि वहां तक जब पहुंचा है तो उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। अगर वो वेलोसिटी है तो क्या करेगा? अब ये इधर की तरफ एक्सपेंड करेगा।
एक्सटेंड करेगा, एक्सटेंशन हो जाएगा इसमें। यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे वेलोसिटी इसका 0 होगा, यहाँ भी वेलोसिटी 0 होगा, यानी कि यहाँ मैक्सिमम एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं। लेकिन इस केस में भी इसका सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग ऐसे कंप्रेस करके छोड़ रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास को मूव कराने के लिए कोई फोर्सेस हमको नहीं दिख रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास जो है रेस्ट पे था, रेस्ट पे ही रहेगा। हम इसको सेंटर ऑफ मास बोल रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास पहले भी रेस्ट पे था, बाद में भी रेस्ट पे ही रहेगा। स्प्रिंग फोर्स है वो इंटरनल फोर्स। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम सेंटर ऑफ मास की लोकेशन चाहें तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इस केस में XCOM लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे फ्रॉम M1। अगर M1 से लिखेंगे तो लिखेंगे M2 L0 बाई M1 प्लस M2। ठीक है, जैसे ही M2 से लिख सकते हैं, जहां से लिखना हो वहां से लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा हमारा सिचुएशन होगा। अब इसमें सेंटर ऑफ मास ये है, अगर हम दोनों को x1 x2 डिस्प्लेस करें, सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट में है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि M1 x1 जो होगा वो M2 x2 के बराबर होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास जब फिक्स होता है, डेल्टा एक्स 0 होता है, तो M1 x1 प्लस M2 x2 को हम 0 लिखते हैं। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए हम M1 x1 इक्वल टू M2 x2 लिख सकते हैं। क्लियर है इतना? अब उसके बाद वाले स्टेप में अगर आ रहे हैं तो फिर से जब वो नेचुरल लेंथ पे पहुंचेगा दोनों ब्लॉक्स, तो अभी जाके वहां रुक नहीं जाएगा, क्योंकि उनके पास कुछ ना कुछ स्पीड होगा। ठीक है, कुछ v1 v2 स्पीड होगा। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो इलोंगेशन होगा स्प्रिंग में, और इलोंगेशन होगा तो कितना होगा? तो ब्लॉक्स यानी कि स्प्रिंग में इस ब्लॉक के पास देखें और इस ब्लॉक को अगर इंडिविजुअली कंसिडर करें, तो जितना एनर्जी इसके पास पहले था वही बाद में होना चाहिए। तो इधर भी एक्सटेंशन कितना आएगा? x1 ही आएगा, और इसका इधर एक्सटेंशन क्या आएगा? x2 ही आएगा। क्लियर है इतना? हेलो? यस सर। ठीक है, तो इस पे सवाल अगर ऐसा पूछा जाए कि अगर हम कंप्रेस करके छोड़ रहे हैं तो बोथ ब्लॉक रीच एट इट्स नेचुरल पोजीशन टुगेदर और नॉट। ठीक है, यानी कि हम कंप्रेस करके छोड़े हैं तो दोनों ब्लॉक नेचुरल लेंथ पे जब पहुंचेगा तो साथ साथ पहुंचेगा या अलग अलग समय पे पहुंचेगा? बोलो। सर साथ साथ। क्यों? सर अगर साथ साथ नहीं पहुंचेगा तो उस समय जो सेंटर ऑफ मास है सर डिस्प्लेस हो जाएगा फिर। ठीक है, सेंटर ऑफ मास जहाँ था वहीं रहेगा। ठीक है, पहले जहाँ सेंटर ऑफ मास था वहीं बाद में रहना है, तो दोनों में डिस्प्लेसमेंट वैसा ही होगा कि हमारा सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहे। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहे, इसके लिए अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हम अगर उसको डिस्प्लेस करके छोड़े हैं तो बाद में भी वो उतना ही डिस्प्लेस करेगा। दोनों सिमिलर तरीके से कि सेंटर ऑफ मास पे कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। सेकेंड बोल रहे हैं कि बोथ ब्लॉक विल रीच एट इट्स मैक्सिमम एक्सटेंशन टुगेदर। ये ट्रू है या फॉल्स? सेम आंसर। ये भी क्या होगा? ट्रू ही होगा, क्योंकि अगर हम इधर x1 एक्सटेंड कर रहे हैं, इधर x2 नहीं करेंगे, तो फिर से सेंटर ऑफ मास में डिस्प्लेसमेंट आएगा, जो कि यहाँ पे वैलिड नहीं है। क्लियर है? यस सर। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमको इक्वेशंस क्या क्या दिख रहे हैं? ठीक है, इक्वेशंस सबसे पहले कि अगर एक्सटर्नल एफ नेट जो है, एक्सटर्नल की बात कर रहे हो, 0 है, यानी कि इनिशियल मोमेंटम जो होगा फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। इनिशियली मोमेंटम क्या था? 0। पी फाइनल की बात करें
तो P फाइनल दिख रहा है कि दोनों का वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन है, तो अगर हम V1 किसको ले रखें, इसको V1 को अगर निगेटिव लेफ्ट साइड है तो इसको हम माइनस M1 V1 प्लस M2 V2 लिख सकते हैं। राइट साइड को पॉजिटिव ले लिया, लेफ्ट साइड को निगेटिव, तो ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमको एक इक्वेशन मिल रहा है कि V1 इक्वल टू आ जाएगा M2 बाई M1 V2। ठीक है, एक जगह सारे इक्वेशंस लिख देते हैं, जो भी रिक्वायर्ड होगा हम लोग यूज करेंगे। सेकेंड, ऊपर से हमने देखा था कि x1 प्लस x2 जो है वो x0 के बराबर है, ये सेकेंड इक्वेशन। थर्ड, हमने देखा कि m1 x1 प्लस m2 x2 इक्वल टू 0 होता है। अब चूंकि डिस्प्लेसमेंट अलग अलग था तो यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया था, क्योंकि x1 और x2 एक लेफ्ट की तरफ हम डिस्प्लेस कर रहे हैं तो दूसरे को राइट की तरफ डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो एक को पॉजिटिव मान रहे हैं तो एक को निगेटिव, यानी कि यहाँ से हम m1 इक्वल टू x2 लिख सकते हैं और इसको इक्वेशन हम बोल रहे हैं कि ये 3 है। अब यहाँ ध्यान से देखें तो अननोन्स कितने हैं, v1 v2 x1 x2, 4 अननोन है, इक्वेशन मिला 3। क्या ये सॉल्व होगा, बोलो? नो सर। सॉल्व नहीं होगा। हो सकता है कि x0 दिया हो, लेकिन फिर भी x0 दिया हो, m1 m2 दे रखा हो, फिर भी हमको 4 इक्वेशंस, 4 अननोन्स दिख रहे हैं, एक इक्वेशन की कमी है, तो इक्वेशन कहाँ से आएगा? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखेंगे? या तो हम वर्क डन के टर्म में लिखें या फिर एनर्जी कंजर्वेशन के टर्म में लिखें। अगर फ्रिक्शन होगा तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे। अगर कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस मौजूद नहीं होंगे तो हम लोग एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं, यहाँ पे एनर्जी कंजर्व हो सकता है। तो फ्रॉम एनर्जी, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन से हम लिखेंगे तो E1 इक्वल टू E2 E इनिशियल इक्वल टू E फाइनल कर देते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। इनिशियली क्या था एनर्जी, तो इनिशियली दोनों ब्लॉक्स रेस्ट पे हैं, दोनों में कोई मोशन नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। लेकिन स्प्रिंग का जो है, स्प्रिंग वो कंप्रेस्ड है, तो हाफ के एक्स नॉट इनिशियल होगा। क्लियर है? फाइनली अगर जब वो नेचुरल लेंथ पे पहुंच जाएगा, एट नेचुरल लेंथ पे हम लिख रहे हैं, ठीक है, एट नेचुरल लेंथ पे जब वो पहुंचेगा तो स्प्रिंग में कोई एक्सटेंशन या कंप्रेशन नहीं रहेगा, नहीं कि स्प्रिंग का कोई भी एनर्जी नहीं रहेगा, सिर्फ क्या रहेगा, तो हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। इक्वेशन 4, यानी कि ऐसी सिचुएशंस में हमको जो भी कुछ दिया होगा उसके हिसाब से ये हम 4 इक्वेशंस आराम से लिख सकते हैं। सर अब इन थर्ड 4, इक्वेशन समझाइए ना, कैसे आया? सेंटर ऑफ मास हमारे यहाँ पे है, यस सर। ठीक है, दोनों में डिस्प्लेसमेंट अलग है। हम लोग सेंटर ऑफ मास का जो लिखते थे ऐसे ही लिखते थे, डेल्टा यस सर, अगर यस x सर, लिखते थे तो m1 x1, याद आया? यस सर, आगे। ठीक है, अब डेल्टा x 0 है तो हम लोग डायरेक्ट m1 x1 प्लस m2 x2 0 कर देते थे। वो जो बोट वाला प्रॉब्लम था वो सब पे वही चीज यूज करे थे, वही। ठीक है, अब चूंकि दोनों का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग डायरेक्शन में है तो माइनस आता है, इक्वल टू 0 था, इसलिए हम m1 x1 इक्वल टू m2 x2 कर दिए। ठीक है, तो ये हमको 4 इक्वेशंस मिल रहे हैं। अब इन 4 इक्वेशन है, 4 अननोन है, जो कुछ भी पूछेगा हम आराम से बता सकते हैं। यानी कि अगर हम स्प्रिंग को कंप्रेस करके छोड़े, इलोंगेट करके छोड़े, डबल ब्लॉक सिस्टम का ही बात कर रहे, सिंगल रहता तो हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल करते हैं इसी पे बेस्ड, सॉल्व करो जो भी चीज है। सिचुएशन क्लियर होना चाहिए कि हाँ भाई हम किए क्या है, हुआ क्या है, ठीक है, यानी कि दिखना चाहिए कि हाँ हम उसको कंप्रेस करके छोड़े होंगे तो ऐसा कुछ हुआ होगा। अगर वो दिखने लगा तो इक्वेशंस यूज करना ज्यादा हमारे लिए टफ नहीं है। ये जो है L माइनस एक्स नॉट है, यानी कि L जो है नेचुरल लेंथ है, ठीक है,
यानी कि हमने एक्स नॉट कंप्रेस करा है एंड रिलीज कर दे रहे हैं। तो फाइंड x1 एंड x2 कि कितना कंप्रेशन दोनों ब्लॉक्स में हुआ है, वो x1 x2 है। हमें पूरा लैंग्वेज नहीं लिखा रहे हैं, जो हमने ऊपर यूज करा है उसी चीज से देख लेना है। एंड वेलोसिटीज हो गया। 6 आ गया। So x AR not given है। हाँ एक्स नॉट तो गिवन है कि एल माइनस एक्स नॉट हम कंप्रेस करके छोड़े हैं। Yes sir। ठीक है, इतना आ रहा है, V2 आ गया तो हम V1 भी लिख सकते हैं। 4 इक्वेशन था, बस पुट करें और कुछ नहीं। क्लियर है ये? Yes sir।
ठीक है। अब जैसे कि हर जगह इस वाले केस के लिए ऊपर वाला ही इजी पड़ता है, लेकिन फिर भी एक और मेथड है जिसको हम लोग आगे यूज कर सकते हैं। कभी कुछ सिचुएशन दिया नहीं कि पहले से सब मोशन में हो तो काम, ये सेकंड वाला जो हम मेथड देख रहे हैं ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाता है। क्या? यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, यानी कि हम खुद को चीटा समझकर सेंटर ऑफ मास पे बैठा लेते हैं। ठीक है, ऐसा था। मान लेते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं है, तो हम क्या करेंगे, खुद को चीटा समझ लिए कि यहाँ पे हम बैठ गए। हम अगर वहां बैठ गए यानी कि हम तो ये मूव कर नहीं रहे हैं, यानी कि हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ऐसा एक वाल लगा देंगे और ऐसा ट्रीट कर लेंगे कि इधर वाला ब्लॉक जो है ऐसे अपना ऑसिलेट कर रहा होगा, इधर वाला ब्लॉक जो है ऐसा ऑसिलेट कर रहा है। यानी कि अगर मान लेते हैं कुछ इसमें ये नेचुरल लेंथ था, x1 कंप्रेशन था, इसमें ये नेचुरल लेंथ है, x2 कंप्रेशन था। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ऐसा ट्रीट कर लेंगे। अब इसका अगर k है, यानी कि स्प्रिंग का कांस्टेंट k है, तो अब हमने अगर ऐसा माना है तो दोनों का लेंथ चेंज कर दिया है। ठीक है, इसमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि ये जो k है ये टोटल स्प्रिंग के लिए है, यानी कि L नॉट लेंथ था जब स्प्रिंग का, तो उसका जो है k है। अब हमने ये कट कर दिया है, ठीक है, यानी कितने पोर्शन कट किया है, तो कितना पोर्शन किया है, तो हम तो नेचुरल लेंथ से यही लेंथ न लेंगे इसका L1 और इसका ये L2। नेचुरल लेंथ से हम लेंथ लेंगे कि उसका नेचुरल यस सर। लेंथ अब कितना है। L1 अगर लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं इसको M2 L0 बाई M1 प्लस M2। ठीक है, हम सारे चीज ऊपर वाले ही ले रहे हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसका अगर हम L2 लिखना हो तो लिख सकते हैं M1 L0 बाई M1 प्लस M2। ठीक है, और हम जानते हैं K जो होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। अगर हम लेंथ को छोटा करेंगे तो K उतना ही टाइम्स क्या होता है, बढ़ता जाता है। क्लियर है? यानी कि यस L सर। नॉट लेंथ के लिए ये K था, तो L1 के लिए हम कुछ पता कर सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पे जब यूज करेंगे तो इसका जो K यूज करेंगे K1 यूज करेंगे, इसका K यूज करेंगे K2 यूज करेंगे। ठीक है, ऐसा भी हम ट्रीट कर सकते हैं। या मोशन नहीं है तो सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा होता तो हम उस पर बैठ के एक ही स्प्रिंग से भी करेंगे, जैसे कि नेक्स्ट टाइम लोग क्वेश्चन हम ये पूरा के फाइंड करके हम सॉल्व नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि लंबा मेथड है ये। ठीक है, लेकिन हम लोग चाहे तो ऐसा ट्रीट कर सकते हैं क्योंकि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, तो हम उसको दो अलग अलग स्प्रिंग से दो अलग अलग सिस्टम बना के हम दोनों का अलग अलग ऑसिलेशन देख सकते हैं। क्लियर है? सर एक बार और बता दीजिए ना प्लीज। जैसे कि हम कहें कि सेंटर ऑफ मास जो है ये क्या है, पहले से रेस्ट पे ही है। ये हमारा सेंटर ऑफ मास है वो रेस्ट पे है। ठीक है, अगर ये रेस्ट पे है यानी कि ये पोजीशन यहाँ से हिल नहीं रहा है, जहाँ है वहीं है, तो हम क्या किए कि इसके लेफ्ट साइड वाले को एक अलग स्प्रिंग मान लिए, राइट साइड वाले को अलग मान लिए, बोले कि ये यहाँ पे कोई भी अटैच्ड। और हम लोग जो बचपन से करते आ रहे हैं कि ऐसा एक स्प्रिंग है ऑसिलेट कर रहा है, इसको हम घुमा कंप्रेस करके छोड़े, तो अलग अलग हम इन दोनों को एज्यूम करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। अब है कि K1 K2 की बात, तो K जो होता है यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, ये पहले से तुम लोग को नोन होना चाहिए। ठीक है, पता है या नहीं पता है तो अभी सीख लो कि K जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। यानी कि अगर L लेंथ का K है, हम L बाई 2 कर देंगे तो जो K होता है वो डबल हो जाता है, 2K हो जाएगा उसके लिए, जो हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम इसका K1 बात कर रहे हैं तो इसके लिए जो भी हम देखें, अब हमको ये सिर्फ एक स्प्रिंग और एक ब्लॉक दिख रहा है, वैसे ही राइट साइड वाला भी एक स्प्रिंग और एक ब्लॉक दिख रहा है। अगर हम यहाँ से बोल रहे हैं कि x1 कंप्रेशन है, तो इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/2 kx1 स्क्वायर इक्वल टू 1/2, जब नेचुरल लेंथ पाएगा तो m1 v1 स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही इसके लिए अगर लिखते तो क्या लिखते, चाहिए k1 हो जाएगा। इसके लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/2 k2 x2 स्क्वायर इक्वल टू 1/2 m2 v2 स्क्वायर। ठीक है,
यानी कि अकॉर्डिंग ही इसके लिए अलग सॉल्व कर लेंगे, इसके लिए अलग सॉल्व कर लेंगे, कर सकते हैं। बात क्लियर है? ये एनर्जी हम लिख रहे हैं। बोलो। यस सर। ठीक है, हम ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है। अगर हम वहां पे बैठ गए हैं तो हमको दिख रहा है वो वहां फिक्स है, यानी कि उसका लेफ्ट पोर्शन अपना अलग ऑसिलेट कर रहा है, राइट वाला पोर्शन अलग ऑसिलेट कर रहा है। ऐसे सर जो हमको बाकी का इक्वेशन है जो एनर्जी कंजर्वेशन का वो और मोमेंटम का सर दोनों में अप्लाई होगा इसमें भी? क्या? सर जो मोमेंटम जो कंजर्व कराएंगे, हाँ, तो क्यों नहीं होगा? सर मतलब ये लेफ्ट साइड और आरएचएस दोनों को रिलेट करके करना पड़ेगा इसमें, ये दोनों अलग को अलग? क्यों करेंगे? अलग अलग एक ही सिस्टम से समझो ना। आज तक ऐसा अगर मिला था कि एक स्प्रिंग से ऐसा ब्लॉक अटैच है, हम इसको कंप्रेस करके छोड़ दिए, तो हम कैसे सॉल्व करते थे? सर तो बोलो। इसमें x1 तो पता नहीं है, फिर कैसे पता चलेगा? x1 भी x0 नहीं पता। हाँ, x0 गिवन है। x1 नहीं पता। हाँ, इस x1 x2 के लिए हम ये इक्वेशन तो आराम से यूज कर सकते हैं ना। m1 x1 प्लस m2 x2 इक्वल टू 0, माइनस हो जाएगा। और यस और क्या था? सर x1 प्लस x2 इक्वल टू x0। यहाँ से तो आ जाएगा ना आराम से। यस सर यहाँ से x1 x2 आ जाएगा। v1 v2 के लिए हम ऊपर वाले में पुट कर लेंगे। हाँ, k के लिए फाइंड करना पड़ेगा। जैसे चलो हम ये ऊपर वाला इक्वेशन सॉल्व करके ही दिखा देते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने इसको सॉल्व करा था तो x1 आया था, x1 कितना आया था? 3x0 सर बाई 4। और x2 कितना आया था? x0 बाई 4। ठीक है, हम ऊपर वाले डेटा ही ले रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास डेटा आया था x1 x2, ठीक है। अब हम k1 फाइंड करना चाहते हैं, तो L1, चलो फिगर फिर से एक बार बनाते हैं। ऐसा था, इसका नेचुरल लेंथ L है, ये मास M है, ये 3m है। तो यहाँ से अगर हम सेंटर ऑफ मास देखें तो L1 दूरी पे आएगा यहाँ पे, तो ये L1 क्या होगा? तो ध्यान से देखेंगे तो L इंटू 3m बाई 4m, यानी कि 3L बाई 4। क्लियर है? अगर वही डिस्टेंस हम इधर से मेजर कर लें तो ये हमको L बाई 4 दिख रहा है। दोनों को जोड़ेंगे तो L हो जाएगा। इतना बात। तो अगर हम K1 की बात कर रहे हैं तो इनवर्सली यहाँ से L कितना टाइम्स हो गया? 3/4, तो K1 हो जाएगा 4/3 के, ठीक है। एंड K2 यस की बात करेंगे तो K2 कितना हो जाएगा? 4 के। क्लियर है? यस सर अब हम इस चीज को चाहें तो एनर्जी वाले में यूज कर लेंगे। तो फ्रॉम एनर्जी, ठीक है, एनर्जी वाले में क्या था इधर? 1/2 K1 यानी कि 4/3 के इंटू x1 का स्क्वायर। x1 का स्क्वायर कितना आ जा रहा है? 3x0 बाई 4 का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 m1 v1 स्क्वायर। और दूसरे वाले को लिख रहे थे तो 1/2 4k इंटू x0/4 का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 m2 v2 स्क्वायर। दोनों को जोड़ के देखते हैं कितना आ रहा है। यहाँ से 3/4 और यहाँ से एक 4 बच जाएगा। 1/2 के x0 स्क्वायर तो कॉमन हो गया, वहां से 3/4, यहाँ से बच रहा है 1/4। ये तो 1 ही है, 3/4 प्लस 1/4। ये इक्वेशन क्या हमारा फिर से वही इक्वेशन आ जा रहा है जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। यस सर ठीक है, तो हम अलग करके भी करें तब भी वही आएगा।
यहाँ से हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे v1 के लिए, यहाँ से v2 के लिए। हम दिखाना चाह रहे थे कि वही चीज आएगा, इसलिए हमने जोड़ दिया और कुछ नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे हमको एक इक्वेशन कम यूज करना पड़ा, मोमेंटम कंजर्वेशन वाला, उसका जरूरत नहीं पड़ा और कुछ नहीं। क्लियर है? यस सर। यहाँ से डायरेक्टली v1 हम लिख सकते हैं, यहाँ से डायरेक्टली v2 यूज कर सकते हैं। लेट्स से ऐसे दो स्प्रिंग है, एक का मास m है, एक का 2m है। ये अभी नेचुरल लेंथ में है, इनिशियली क्या है, नेचुरल लेंथ में है। अब हम क्या किए कि हम इस ब्लॉक को एक वेलोसिटी v0 दे दिए। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड मैक्सिमम एक्सटेंशन। एक कांस्टेंट स्पीड हमने इसको v0 स्पीड इनिशियली हमने दिया है। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। तो फाइंड करो। सबसे पहले तो सिचुएशन क्या होगा, ठीक है, क्या होगा वो सोचना जरूरी है, क्योंकि हम न्यूमेरिकली जाएंगे तो सबसे पहले हमको सिचुएशन रियलाइज करने आना चाहिए कि हाँ भाई ऐसा होगा तो आगे क्या होगा। तो ध्यान से अगर देखें हम इस क्वेश्चन को, हम 2m वाले मास को v0 स्पीड दे दिए। ठीक है, तो ये क्या होगा, ऐसा कुछ सिचुएशन बनेगा। ये जब 2m आगे बढ़ना शुरू करेगा v0 स्पीड से, तो इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन आएगा। एक्सटेंशन आएगा तो इस पे इधर की तरफ कोई फोर्स एक्ट करना शुरू करेगा, जो हम स्प्रिंग फोर्स कह रहे हैं। जितना भी एक्सटेंशन होगा इस पे भी उतना ही फोर्स इधर की तरफ लगेगा। ठीक है, यानी कि ये दिख रहा है कि ये डी एक्सेलरेट होगा। ठीक है, डी एक्सेलरेट होगा यानी कि इसका वेलोसिटी जो होगा वो डिक्रीज करेगा। और ये जो पार्टिकल है ये आगे इसके पर फोर्स लगना शुरू हो रहा है तो ये एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, एक्सेलरेट करेगा यानी कि इसका वेलोसिटी जो होगा वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये तो वैसा ही सिचुएशन हो गया। हाँ So maximum extension है 2v0 into under root m/3। अंडर रूट 2m/3 के इंटू v0 आ रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें हम सब लोग, समझो कि सिचुएशन क्या है। जब हम 2m को स्पीड दिए होंगे, स्प्रिंग में एक्सटेंशन आना शुरू होगा। स्प्रिंग के एक्सटेंशन की वजह से 2m पे पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है और स्मॉल m मास पे आगे की तरफ फोर्स लग रहा है। दोनों इक्वल एंड अपोजिट लग रहा होगा। अब 2m वाला डीएक्सेलरेट कर रहा है यानी कि उसका स्पीड जो होगा घटना शुरू हो जाएगा और m वाले का स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऐसा सिचुएशन चलता रहेगा। ये वही सिचुएशन हुआ कि अगर हम एक आगे गाड़ी जा रही है, एक पीछे जा रही है। ठीक है, एक ब्रेक लगा रहा है और एक एक्सेलरेट कर रहा है। तो एक घटते जा रहा है स्पीड और एक बढ़ते जा रहा है।
ठीक है, तो एक सिचुएशन आएगा कि जब दोनों का स्पीड बराबर हो जाएगा, उसके बाद आगे वाले का स्पीड और कम होगा, इसका बढ़ेगा, यानी कि दूरी अब घटना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो मैक्सिमम कंप्रेशन, इस केस में कंप्रेशन ही आएगा, एक जो भी मैक्सिमम एक्सटेंशन तब होगा जब स्पीड दोनों का सेम हो जाए। ये बात क्लियर है, ये बात समझ में आ रहा है, क्योंकि यही सिचुएशन सबसे ज्यादा जरूरी है कि समझ में आना चाहिए। यानी कि ये जो स्पीड घट रहा है, घटते घटते इसका भी कुछ स्पीड v आ गया होगा, इसका भी स्पीड v आ गया है। इसी समय पे जो भी एक्सटेंशन होगा वो मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम अब इसका स्पीड बढ़ाएं, अभी भी बढ़ ही रहा होगा, और इसका स्पीड घट रहा होगा, तो अब जो होगा कंप्रेशन फिर से शुरू होना चालू हो जाएगा, फिर कंप्रेस होते होते नेचुरल लेंथ पे आएगा और कंप्रेस्ड होते जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका स्पीड जो है बढ़ रहा है, पीछे वाले का बढ़ रहा है, आगे वाले का घट रहा है। ठीक है, तो जो मैक्सिमम एक्सटेंशन आएगा कब आएगा? जब दोनों का स्पीड सेम हो जाए। उसके बाद फिर क्या होगा? कंप्रेशन, इन दोनों के बीच की दूरी अब घटना शुरू हो जाएगी। तो अगर हमको ये सिचुएशन पता चल गया कि हाँ भाई मैक्सिमम एक्सटेंशन कब आएगा? जब दोनों का स्पीड सेम हो जाएगा, तब हमारे लिए क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। क्या करेंगे इसके बाद? तो सॉल्यूशन, अब ये तो सिचुएशन था, इस सिचुएशन को समझने में अगर किसी को कोई दिक्कत है या कोई डाउट है तो बोल लो, कोई भी। सबको समझ आ गया है कि जो मैक्सिमम एक्सटेंशन आएगा वो कब आएगा? जब दोनों ब्लॉक्स की जो वेलोसिटी होंगी वो सेम होंगी। अगर हम इसको अगर v डैश पहुंचा हो ग्रेटर देन v डबल डैश, इसका अगर ज्यादा हो जाए, तो अब जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में वो घटना, और डिस्टेंस घटेगा तो मैक्सिमम एक्सटेंशन नहीं कहलाएगा। इसके बाद हम डायरेक्टली क्या करेंगे? एफ नेट तो 0 है ही, दिस इंप्लाइज दैट p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल, यानी कि इनिशियल मोमेंटम सिर्फ 2m v नॉट था, सिर्फ 2m वाले ब्लॉक को फाइनली इसका क्या हो जा रहा है? mv प्लस 2mv। यहाँ से हमको v इक्वल टू आ जा रहा है 2mv, 2v नॉट बाई। ठीक है, अगर ये हमको आ गया, तब मैक्सिमम एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, तब एनर्जी कंजर्व कर लेंगे फ्रॉम E1 इक्वल टू E2, ये इनिशियल इक्वल टू E फाइनल। E इनिशियल क्या है? तो सिर्फ 1/2 इंटू 2m इंटू वी नॉट स्क्वायर है, एक्सटेंशन कुछ भी नहीं था। फाइनली 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 2m v स्क्वायर प्लस एक्सटेंशन 1/2 kx स्क्वायर। यहाँ से हम v का वैल्यू पता है हमको, उसको पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ से 2m से 2m तो गया, अच्छा m कैसे जाएगा? 2 जाएगा, mv नॉट स्क्वायर, इसको जोड़ देते हैं, 3, इसको सॉल्व करके x का वैल्यू आ जाएगा, कितना आ रहा है? So v naught into under root 2m by 3k. 2m by 3k। 3k. ठीक है, यानी कि एक बार हम सिचुएशन समझ गए, उसके बाद तो हमारा कहानी वही है जो शुरू से चलते आ रहा है। इस केस में मेथड 2 देख रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ऊपर वाले केस में किसी को कोई कष्ट दिक्कत हो तो पूछ लो। ठीक ठीक है, तो हम अब सेंटर ऑफ मास फ्रेम की बात कर रहे हैं। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हम सबसे पहले तो सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, कहाँ से, इसमें तो जरूरत है नहीं, वेलोसिटी की बात हो रही है। m2m, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा, लेट्स से ये सेंटर ऑफ मास।
इसको हम वेलोसिटी कितना दिए हैं, v नॉट। तो अगर हम यहाँ से vcm की बात करें, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो क्या लिखेंगे, m इंटू 0 प्लस 2m इंटू v नॉट बाई m प्लस 2m 3m, यानी कि 2v नॉट बाई 3m दिख रहा है, mm कट जाएगा ना, ठीक है। यानी कि सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी दिख रही है वो 2v नॉट बाई 3 दिख रही है। सेंटर ऑफ मास पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो सेंटर ऑफ मास इसी स्पीड से चलता रहेगा। ऊपर वाले केस में देखो जो कांस्टेंट स्पीड आया था यही आया था, यानी कि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे इस मोमेंट पे, तो हमको क्या दिखेगा वो देखो ध्यान से, ठीक है। हम यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पे थीटा बन के बैठ गए। अगर हम उस पे बैठ गए हैं तो हमको अब इस 2m मास की स्पीड क्या दिख रही होगी, यानी कि यहाँ से वेलोसिटी ऑफ 2m विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास की अगर हम बात करें तो क्या लिखेंगे, v नॉट, ये सेंटर ऑफ मास तो इधर जा रहा है 2v नॉट बाई 3 से, तो v नॉट माइनस 2v नॉट बाई 3, यानी कि हमको अब दिख रहा है v नॉट बाई 3 से इस डायरेक्शन में जा रहा है। वही अगर हम m मास की वेलोसिटी देखें, यानी कि वेलोसिटी ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास अगर लिखेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ मास 0 था, सिर्फ ये क्या आएगा, माइनस 2v नॉट बाई 3, यानी कि निगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं, क्लियर है ये। यानी कि अब हम यहाँ पे बैठे हुए Yes. हैं, तो हम यहाँ पे बैठ के अब दोनों को देख रहे हैं, तो दोनों को दिख रहा है कि इतना स्पीड से इधर जा रहा है, v नॉट बाई 3 से राइट साइड जा रहा है, और m जो है माइनस 2v नॉट बाई 3 से लेफ्ट की तरफ जा रहा है। अब अगर हम सेंटर ऑफ मास की रिस्पेक्ट में देखेंगे तो मैक्सिमम एक्सटेंशन कब आएगा, बोलो, एट मैक्सिमम एक्सटेंशन कब आएगा, सेंटर ऑफ मास पे हम बैठे हुए हैं, मैक्सिमम एक्सटेंड करेगा, यानी कि ग्राउंड से मत देखो, सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखो, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन तब होगा जहां से अब फिर वापस वो लोग सेंटर ऑफ मास की तरफ आना शुरू करेगा, यानी कि एट मैक्सिमम एक्सटेंशन वेलोसिटीज जो होगा 0 ऑफ ब्लॉक क्या होगा, 0 0, ठीक है। यानी कि अगर हम सेंटर ऑफ मास पे बैठे हैं, दोनों ब्लॉक एक्सटेंड करा होगा, जब मैक्सिमम एक्सटेंशन आया होगा उस समय पे दोनों का वेलोसिटी 0 होगा, उसके बाद वो फिर कंप्रेस होना, यानी कि सेंटर ऑफ मास की तरफ आने शुरू हो जाएंगे, ये चीज है। तब हम कह रहे हैं कि जब मैक्सिमम एक्सटेंशन है, यानी कि यहाँ को ये मिल रहा है कि जब मैक्सिमम एक्सटेंशन है तब ये सेंटर ऑफ मास है, इसका वेलोसिटी ऑफ 2m विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या दिख रहा है, 0। वेलोसिटी ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या दिख रहा है, 0। भले ही सेंटर ऑफ मास यहाँ 2v नॉट बाई 3 से ये आगे ही क्यों नहीं जा रहा। ऊपर वाले केस में देखो तो वहां पे ये तीनों m 2m ये सारे 2v नॉट बाई 3 से ही जा रहे थे, लेकिन हम सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देख रहे हैं तो 0 है। ये सिचुएशन आ गया, हमको मैक्सिमम एक्सटेंशन चाहिए, पता कर लेंगे। यहाँ तो पहले सिचुएशन में यहाँ पे एक्सटेंशन है ही नहीं, यहाँ पे तो नो एक्सटेंशन है, यानी कि नेचुरल लेंथ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोई भी एक्सटेंशन नहीं। अब अगर ये दो सिचुएशन हमको दिख रहा है तो अब हम एनर्जी आराम से कंजर्व करा सकते हैं, बोलेंगे फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। ई इनिशियल इक्वल टू ई फाइनल। इनिशियली अगर ध्यान से देखें, इधर ही लिख रहे हैं ताकि दिखे, तो हमको सिर्फ काइनेटिक एनर्जी दिख रहा है, और वो कितना दिख रहा है, 1/2m माइनस 2v नॉट बाई 3 का स्क्वायर प्लस 1/2 2m इंटू v नॉट बाई 3 का स्क्वायर, ठीक है, काइनेटिक इनिशियल। और काइनेटिक एनर्जी फाइनल अगर लिखते हैं तो 0 है, ठीक है। यानी कि ये इनिशियल एनर्जी सिर्फ इसी फॉर्म में रहेगा, इनिशियल हम फाइनल एनर्जी लिखते हैं, तो फाइनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, लेकिन 1/2
kx स्क्वायर होगा। अब इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे, हमको x का वैल्यू फिर से उतना ही आएगा। दोनों मेथड क्लियर है? बोलो। यस सर। बाकी जनता? ठीक है, एक प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, जो भी मेथड मन करे उससे बनाओ। ये 2 kg है, ये 4 kg है, इसको हम इधर 60 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दे रहे हैं, इसको हम दे रहे हैं 30 मीटर पर सेकेंड। ये फिलहाल नेचुरल लेंथ पे है, ठीक है, अभी नेचुरल लेंथ में है। और k का वैल्यू है 200 न्यूटन पर मीटर। मैक्सिमम एक्सटेंशन पूछा जा रहा है। ठीक है, दोनों मेथड में से जो भी मेथड पसंद आए किसी से भी बनाओ, तुम्हारे ऊपर है, फ्री है। यहाँ पे हमने दोनों ब्लॉक्स को वेलोसिटी दे रखा है बस। हो गया। सर हम्म, सर हाँ, कितना आ रहा है बोलो। हेलो हाँ, हेलो हेलो। हेलो। Yes, sir. कितना आ रहा है? सर √54। √54। ठीक है। सर हाँ, सर 3√6 आ रहा। हाँ वही हुआ √54। ठीक है, ये दोनों का वेलोसिटीज आ रहे हैं, वेलोसिटीज आ गए तो एनर्जी लास्ट में तो फाइनल 0 ही रहना है।
तो इनिशियल हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1/2 इंटू 2 इंटू 60 का स्क्वायर, माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, 4 इंटू 30 का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 200 इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक्स इक्वल टू शायद √54 है। ठीक है, दोनों मान सेम ही दे रहे हैं। यहाँ पे अब हम फोर्स F लगा रहे हैं जो कि कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट फोर्स हम इस पे लगाए हैं। इनिशियली सब रेस्ट पे है, नेचुरल लेंथ में। इनिशियली सबका वेलोसिटी 0 है, रेस्ट है एंड नेचुरल लेंथ में। ठीक है, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या होगा? ठीक है, हम यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं, ब्लॉक पे कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर दिए हैं कि कांस्टेंट फोर्स हम लगातार इस पे लगाए जा रहे हैं। अब इस केस में हमारा मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या आएगा? हो गया? कैसे करेंगे तो बताओ। सर एक सेकंड सर, वो सेंटर ऑफ मास रिस्पेक्ट में लेके दोनों का अलग अलग कंपाउंड निकालेंगे और फिर उसमें से वर्क एनर्जी थ्योरम पुट कर देंगे। ठीक है,
आया। ये कितना आ रहा है? सर F/K ठीक है, 2 भाई क्या F/K आएगा? F/K शायद आना चाहिए। सर ये सर F/K आ रहा। ठीक है, और किसी का? देखो यहाँ ध्यान से कि अगर हम इस ब्लॉक पे फोर्स F लगाए हैं तो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन हो जाएगा F/2m। अलग अलग मासेस होते तो F/m1 + m2 लिखते। ठीक है, टोटल को सिस्टम मान लिए। सिस्टम माने तो टोटल फोर्स अपन टोटल मास एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है। अब अगर हम यहाँ पे चीटा बन के सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए, तो अब अगर हम सेंटर ऑफ मास पे बैठ के जब दोनों ब्लॉक्स को ऑब्जर्व करेंगे, तो क्या होगा कि उस पे एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ चुके हैं, यानी कि एक्सेलरेटेड फ्रेम से देख रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे सूडो फोर्स दोनों पे लगा दी। तो अब हमको ये सारे फोर्सेस दिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो भी फोर्सेस एक्ट करेंगे उसको मैक्सिमम कंप्रेस ले जाएगा। जब मैक्सिमम इलोंगेशन या कंप्रेशन होगा, वहां पे हम सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो वहां पे वेलोसिटी फिर से 0 होगा। यानी कि अगर हम देखें काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो ये भी 0 है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल की बात करें तो ये भी 0 है, सिंस वेलोसिटीज विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जो आएगा वो 0 आएगा। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो इनिशियल भी 0, फाइनल भी 0, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है हमारा 0। तो यहां से हम बोल सकते हैं फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या आता है? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। ऑल फोर्सेस यहाँ क्या क्या है? तो यहाँ पे फोर्स है सूडो फोर्स, और क्या है? एफ है, प्लस वर्क डन स्प्रिंग इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर हम स्प्रिंग की बात करें तो स्प्रिंग जो एक पे पॉजिटिव वर्क करेगा, एक पे नेगेटिव वर्क करेगा, और ऊपर से इंटरनल है तो हम इसको 0 कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंटरनल है। यहाँ पे अगर हम पूरे को सिस्टम मान रहे हैं तो इंटरनल फोर्स है, इंटरनल फोर्स है तो इसलिए इसका नेट जो वर्क होगा वो 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे इंटरनल फोर्स की तरह स्प्रिंग एक्ट कर रहा है तो इसलिए इसका 0 होगा, यानी कि वर्क डन बाय सूडो प्लस वर्क डन बाय एफ जो अप्लाइड है वो डेल्टा एक्स। अब अगर हम लेट से किए जो है x1 कहीं डिस्प्लेस करा होगा, ये x2 डिस्प्लेस करा होगा, डिस्प्लेसमेंट x1 x2 मान लेते हैं, तो हम वर्क डन क्या लिखेंगे? वर्क डन बाय एफ की बात, वर्क डन दोनों ब्लॉक्स का अलग अलग लिखते हैं। ठीक है, फिर से फिगर बना लेते हैं, ये m है, ये भी m है। इसके लिए अगर हम वर्क डन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट है x1, इस पे फोर्स क्या लग रहा है? F/2। स्प्रिंग को तो हम हटा दिए हैं तो F/2 इंटू x1 लिखेंगे। फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हुआ है, तो हम इसके लिए लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि F इंटू स्प्रिंग x1। फोर्स 0 कैसे हुआ? क्या? स्प्रिंग का वर्क डन स्प्रिंग जो है वो चेंज इन अगर हम लिखते हैं, ठीक है, यस तो यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स एक्ट कर रहा है दोनों बॉडीज पे, ठीक है, तो क्या है? अगर हम पूरे को सिस्टम मान रहे, क्या वो इंटरनल हुआ? इंटरनल फोर्स। यस सर, लेकिन तो यहाँ पे नॉन इनर्शियल फ्रेम से हो रहा है ना सर? यहाँ पे तो नॉन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास हो रहा है, तो उसमें भी इंटरनल माना जाएगा ये? हम अच्छा उसके रिस्पेक्ट में अगर देख रहे हैं,
देख लेते हैं और क्या ना होगा तो अपने, या फिर इसको ऐसे ही रहने दो, फिलहाल के लिए हम अभी छोड़ रहे, ठीक है, हम आते हैं उस पर बाद में। हमारे पास ये फोर्सेस दिख रहे हैं, सूडो फोर्स एफ एंड डेल्टा के। अगर हम टोटल वर्क डन की बात करें, ठीक है, इंक्लूडिंग सूडो फोर्स दोनों पे, तो दोनों के लिए हम साथ साथ लिखते हैं। एफ प्लस सूडो की बात कर रहे हैं फिलहाल, तो इस पे लेफ्ट वाले को क्या लिखेंगे बोलो, f/2 इंटू x1 प्लस राइट वाले के लिए f माइनस f/2 नेट फोर्स इंटू x2। यही आएगा। ये आ जाएगा f/2 x1 प्लस x2, यानी कि f/2 इंटू x लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, ये चीज आया। ये क्या है, वर्क डन बाई एफ प्लस सूडो फोर्स, यानी कि अगर हम सूडो फोर्स और एफ के कारण जो फोर्स निकाल रहे हैं ये है। अब यहाँ पे ये चीज है, इंटरनल जीरो नहीं होगा। स्प्रिंग जो होता है, स्प्रिंग फोर्स, वो कंजर्वेटिव होता है, ठीक है, कंजर्वेटिव है, यानी कि हम चेंज इन स्प्रिंग फोर्स वर्क डन बाय स्प्रिंग की बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा यू, लिख सकते हैं वर्क डन बाय जो माइनस में, अगर टोटल उसमें कंप्रेशन है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमको क्या मिला कि वर्क डन बाय एफ प्लस सूडो प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो कि 0 है। तो यहाँ से हमको मिला क्या, f/2x इक्वल टू 1/2 kx², यहाँ से x इक्वल टू आ जा रहा है f/k का अंडर रूट आएगा नहीं, x कट जा रहा है, f/k आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, कभी इस ब्लॉक पे फोर्स, कभी उस ब्लॉक पे फोर्स, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। एच वर्मा में लाइन से दे रखे हैं, बुकलेट में भी दिया हुआ है, तो सॉल्व करते रहो। नेक्स्ट देखते हैं कैसा टॉपिक है, हमेशा लगभग भूल जाते हैं, डेली सोचते हैं कि बता दें, तो टाइम है 10 मिनट तो बता ही देते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, जनरली जो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो दोनों सेम ही होता है, लेकिन हर समय ये सेम नहीं होता। अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें तो ये हम लोग लिखते हैं m1 r1 g प्लस m2 r2 g प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस, यानी कि जो हमने सेंटर ऑफ मास था उसमें हर से जी से हमने मल्टीपल कर दिया है, ठीक है, यानी कि m1g प्लस m2g प्लस नीचे भी वैसे ही gg, यानी कि वेट से, यानी कि जो हमने जो मास था उसको हमने वेट से रिप्लेस कर दिया है, ऐसा। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब ये चीज होता है कि नियर अर्थ सरफेस, ठीक है, नियर अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के नजदीक में जी का वैल्यू जो हम मानते हैं वो कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है, जी का वैल्यू जो होता है वो कांस्टेंट होता है, इसलिए दिस इंप्लाइज दैट कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ही हम लोग सेंटर ऑफ मास भी ले लेते हैं, और जनरली ये चीज एज्यूम भी करते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास दोनों सेम चीज,
कब? जब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस के करीब, क्योंकि हम लोग अर्थ सरफेस के करीब जी का वैल्यू जो है कांस्टेंट मानते हैं कि 10 या 9.8 यूज करते हैं, कांस्टेंट है। लेकिन एक्चुअली में जी जो होता है हाइट और डेप्थ के साथ चेंज होता है, वेरी करता है। क्लियर है? बट हम जानते हैं, ग्रेविटेशन में सर देखेंगे भी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे। क्या रिप्रेजेंट करता है? जैसे सेंटर ऑफ मास था वैसे ही, जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं कि कोई सा भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास ये हुआ। सेंटर ऑफ ग्रेविटी यो यस कहता सर। है कि जहां पे इसका टोटल वेट को हम मान सकते हैं, यानी कि जो हम mg लिखते हैं वो चीज कहाँ पे एक्ट कर रहा है उसके सेंटर पे, उस चीज को बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स हम पूरे बॉडी के लिए किसी पॉइंट पे हम कहाँ पे मानेंगे, उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्लियर है? अब जनरली हमको क्या यस सर। दिख रहा है कि जी कांस्टेंट है, तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम सेम ही मान रहे हैं, तो हमारे जितने भी क्वेश्चन है हर जगह हम सेंटर ऑफ मास पे ही mg लगा लगा के सॉल्व करते गए। क्लियर है? यस सर। लेकिन जानते हैं कि जी जो है वेरीज विथ हाइट और डेप्थ। ठीक है, जी जो होता है हाइट और डेप्थ के साथ वेरी करता है, कांस्टेंट नहीं होता है। तो फॉर लार्ज ऑब्जेक्ट, फॉर वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्ट है उसके लिए अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि टोटल वेट उसका कहाँ अप्लाइड है और उसका सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे तो क्या होगा? जैसे कि एक बहुत लंबा ये रॉड है, बहुत लंबा है, यानी कि यहाँ से रखे हैं तो ये, बचपन में कहानी सुनते होगे कि एक गप्पू था, उसके दादाजी के पास एक लाठी था जो बादल घुमाता था तो बारिश होने लगता था, वैसे ही समझो कि उतना लंबा खंबा है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे जी जो होता है वो डिक्रीजेज विथ हाइट होता है, जी जो होता है वो यस सर। डिक्रीजेज विथ हाइट होता है, हाइट के साथ साथ जी का वैल्यू घटते जाता है। यानी कि अगर हम ऊपर वाले इक्वेशन में ध्यान से देखें तो m1r1g m2r2g हर पोजीशन के लिए m1r1 तो सब फिक्स है, g का वैल्यू ऊपर वाले पोर्शंस के लिए, यानी कि अगर हम छोटा छोटा सा एलिमेंट लेते जाएं तो ऊपर वाले पोर्शंस के लिए g का वैल्यू घटता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। अगर घटता चला जाएगा तो ऐसे केसेस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ऐसे केसेस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है सेंटर ऑफ मास पे लाई नहीं करता है। ठीक है, बहुत कम वेरी है, लेकिन जनरल केस में जो सेंटर ऑफ मास होता है वो इसका सेंट्रल पॉइंट ही होगा। यानी कि अगर हम सेंटर ऑफ मास इसको बोल रहे हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा वो इससे थोड़ा सा नीचे होगा, क्योंकि जी का वैल्यू घटता जा रहा है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कब? जब लार्ज, बहुत ही लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग कंसिडर करते हैं, लेकिन छोटे मोटे जैसे बस ट्रक बिल्डिंग ये सब के लिए हम लोग सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी को सेम ही मानते हैं, क्योंकि लगभग 10 15 20 किलोमीटर हाइट तक जी का वैल्यू को हम लोग वेरिएबल नहीं मानते, बहुत ही नेग्लिजिबल है, उसको हम लोग नेग्लेक्ट करके कांस्टेंट ही रखते हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो तो इसका ये यूज था कहाँ पर है? बस इंफॉर्मेशन। ठीक है, कहीं हम्म। अगर थ्योरी में दिख जाए सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो समझना है स्मॉल मास है तो सेंटर ऑफ मास ही है। ठीक है, यस सर। हाँ, दोनों में डिफरेंस है, ये चीज का बात का ध्यान में रखना है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास एक चीज नहीं है। हाँ, लेकिन स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए दोनों को हम सेम मान रहे हैं, क्योंकि जी का वैल्यू कांस्टेंट है। जी का वैल्यू कांस्टेंट है नहीं कि जहां पे सेंटर ऑफ मास है वहीं पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है। लेकिन बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्ट है तो जहाँ सेंटर ऑफ मास है उसके थोड़ा सा नीचे जो है ग्रेविटी का फोर्स एक्ट करता है, यानी कि दोनों का जो पोजीशन होगा एक पे नहीं होगा, बहुत ही लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए। लार्ज ऑब्जेक्ट इन द सेंस कि बहुत हाइट पे, हाइट इतना ले जाए या फिर डेप्थ में ले जाए, यानी जी वेरी करना चाहिए। यस सर। ठीक, तो इस इसका
ध्यान रखना है। 1 मिनट, बुक में कुछ क्वेश्चंस देने थे। ठीक है, वो HC वर्मा का जो दिए थे हो गया है? आधा हो गया। बोलो। ठीक है, बाकी लोग भी करो। एक्सरसाइज 1, ये बुकलेट की बात कर रहे हैं हम। सर बुकलेट सर और बुकलेट क्या नहीं मिला है? सर मिला, बोल रहे थे सर बुकलेट और HC वर्मा सर, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है सर उसमें पूरा क्वेश्चन सर HC वर्मा का। हाँ, यस सर। क्या कर रहे हो, नहीं समझे? सर बोल रहे थे जो HC वर्मा का एक्सरसाइज है ना, उसमें और जो बुकलेट का फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें सारा क्वेश्चन डिक्टो है। सेम ही है। यस सर, लगभग। ठीक है, तो बढ़िया है, कम मेहनत करना पड़ेगा। हम तो देखे भी नहीं है फिलहाल, मिलाया नहीं है। 23 एक्सरसाइज 3 में बस ऐसे ही बुकलेट देख रहे थे तो उसमें ये चीज देखे थे। सेक्शन बी इसका 1 to 17, एक्सरसाइज 4 सेक्शन सी 1 to 22। ठीक है, इतना कर लेना। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इम्पल्स देखेंगे, इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है वो देखेंगे, फिर कोलिजन। तो कोलिजन मोस्टली 2-2.5 लेक्चर लगेगा। उसके बाद एक टॉपिक और रह जा रहा है, वेरिएबल मास सिस्टम, वो 1 लेक्चर। 3-4 लेक्चर में हमारे चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर रोटेशन शुरू होगा। रोटेशन में पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखेंगे, फिर धीरे धीरे तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया? उस समय समझेंगे, रोटेशन जब शुरू करेंगे तो। ठीक है, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। थैंक यू टू